नमस्ते दोस्तों। अब हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही रहस्यपूर्ण कहानी द वुमन इन वाइट बाय विल्की कॉलिंस। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वुमन इन वाइट बाय विल्की कॉलिंस। यह कहानी शुरू होती है वॉल्टर हार्ट्राइट से, जो कि एक ड्राइंग टीचर है। यह कहानी है एक औरत की जो कि कितना धीरज रख सकती है और एक आदमी की जो कि कितना हिम्मत दिखा सकता है। अगर हर शक की जांच और हर केस की तहकीकात कानून सही और ईमानदारी से कर पाता और सिर्फ पैसे के बल पर न झुकता तो इस कहानी की बातें अदालत तक जरूर पहुंचती। लेकिन सच यह है कि कई बार कानून पैसों के लंबे हाथों का नौकर बन जाता है। इसलिए यह कहानी यहाँ पहली बार बताई जा रही है। जैसे कभी जज अदालत में सुनता, वैसे ही अब आप इसे सुनेंगे। कहानी का हर हिस्सा सीधे गवाहों और अनुभवों से बताया जाएगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं। जहाँ मैं वॉल्टर हार्ट्राइट खुद घटनाओं में शामिल हूँ, वहाँ मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। जहाँ मैं मौजूद नहीं था, वहाँ दूसरे लोग अपनी आंखों देखी बातें कहेंगे। इस तरह यह कहानी कई लोगों की जुबानी सुनाई जाएगी। जैसे अदालत में कई गवाह मिलकर सच सामने रखते हैं। मकसद बस इतना है, बात को साफ और सही तरीके से पेश करना और घटनाओं की पूरी कड़ी को असली रूप में आपके सामने रखना। अब सबसे पहले सुनिए वॉल्टर हार्ट्राइट, 28 साल का ड्राइंग टीचर। जुलाई का आखिरी दिन था। लंबी और गर्मी से भरी गर्मियों का मौसम अब खत्म होने वाला था। अब सब थके हारे लंदन की सड़कों पर चलते लोग अब खेतों पर बादलों की छाया और समुद्र किनारे की ठंडी हवा के बारे में सोचने लगे थे। मेरी अपनी हालत ये थी। गर्मियों के अंत तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मन भी उदास था और पैसे भी बहुत कम बचे थे। पिछले साल मैंने अपने काम से कमाए पैसों को ठीक से खर्च नहीं किया, इसलिए अब मुझे शरद ऋतु यानी कि पतझड़ का मौसम सस्ता और सादा तरीके से गुजारना था। कभी अपनी माँ के हेम्पस्टेड वाले छोटे से घर में और कभी अपने लंदन वाले कमरे में। उस शाम आसमान पर बादल थे, हवा भारी थी और शहर की आवाज़ें बहुत धीमी हो गई थी। लगता था जैसे शहर की धड़कन और मेरी अपनी धड़कन एक साथ धीमी हो रही हो। मैं एक किताब पर झपकी लेते लेते ऊब गया और कमरे से बाहर निकल गया ताकि ठंडी हवा ले सकूं। हफ्ते में 2 दिन मैं माँ और बहन के पास जाता था, इसलिए हेम्पस्टेड की ओर चल पड़ा। यह जिक्र यहाँ जरूरी है कि मेरे पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। हम 5 भाई बहनों में अब सिर्फ मैं और मेरी बहन सारा ही बचे थे। मेरे पिता भी मेरी तरह ड्राइंग मास्टर थे, मेहनती और समझदार इंसान थे। शादी के बाद से ही उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए बीमा में अच्छी खासी रकम डाल दी थी। उनकी समझदारी और त्याग की वजह से उनके मरने के बाद भी माँ और बहन को किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। मुझे उनका काम भी मिल गया और करियर की शुरुआत में ही मेरे लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा था। शाम का धुंधलका पहाड़ी के ऊपर हल्का हल्का चमक रहा था। नीचे लंदन अंधेरे में डूब गया था। मैं माँ के घर के गेट तक पहुंचा और घंटी बजाई। दरवाज़ा अचानक तेजी से खुला और मेरे इतालवी दोस्त प्रोफेसर पेस्का ने नौकर की जगह खुद दरवाज़ा खोला। वह खुशी से उछलते हुए बाहर निकले और अजीब से अंग्रेजी अंदाज में मेरा स्वागत करने लगे। प्रोफेसर पेस्का का यहाँ परिचय जरूरी है, क्योंकि वही मेरी इस अजीब और रहस्यमय कहानी की शुरुआत का कारण बने। मैं उनसे कुछ बड़े घरों में मिला था, जहाँ वह इतालवी भाषा सिखाते थे
और मैं ड्राइंग पढ़ाता था। मुझे इतना ही पता था कि वे कभी इटली की पदुआ यूनिवर्सिटी में काम करते थे। बाद में राजनीतिक कारणों से, जिनके बारे में वे कभी खुलकर कुछ नहीं बताते थे, उन्हें इटली छोड़ना पड़ा और अब वे कई सालों से लंदन में भाषा शिक्षक के रूप में सम्मानपूर्वक रह रहे थे। पेस्का बहुत छोटे कद के थे। वे बौने नहीं थे, लेकिन शायद सबसे छोटे इंसान थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। उनकी शक्ल सूरत तो ध्यान खींच ही लेती थी, लेकिन उनका अजीब और मासूम स्वभाव उन्हें और भी अलग बना देता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यह लगता था कि उन्होंने इंग्लैंड को अपना घर दिया है, इसलिए उन्हें हर हाल में एक सच्चा अंग्रेज बनकर दिखाना है। वे हमेशा छाता लेकर चलते, सफ़ेद टोपी और गेटर पहनते जैसे एक असली अंग्रेज। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के खेल और शौक में भी हिस्सा लेने लगते और पूरी सच्चाई से मानते कि जैसे उन्होंने अंग्रेजी कपड़े पहन लिए, वैसे ही अंग्रेजी खेल भी खेल सकते हैं। मैंने प्रोफेसर पेस्का को पहले भी कई बार बेवकूफ़ी भरे खतरों में कूदते देखा था। कभी लोमड़ी का शिकार, फॉक्स हंट करते समय, कभी क्रिकेट खेलते समय। बाद में मैंने उन्हें अपनी जान तक खतरे में डालते देखा, ब्राइटन के समुद्र में। हम दोनों वहीं संयोग से मिले थे और साथ में नहा रहे थे। अगर यह कोई ऐसा खेल होता जिसमें सिर्फ अंग्रेजी अच्छे होते तो मैं पेस्का पर ध्यान रखता, लेकिन तैराकी तो विदेशी भी उतनी अच्छी तरह कर सकते हैं जितना अंग्रेज। इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रोफेसर तैरना नहीं जानते। उन्हें लगा जैसे तैराकी भी उन्हीं मर्दाना खेलों में से एक है जिन्हें वे बिना सीखे भी कर सकते हैं। कुछ दूर तैरने के बाद मैंने देखा कि पेस्का मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। जब मुड़कर देखा तो मेरे सामने सिर्फ उनके छोटे छोटे सफ़ेद हाथ पानी के ऊपर छटपटाते दिखाई दिए और अगले ही पल वे डूब गए। मैं तुरंत गोता लगाकर नीचे गया तो वे समुद्र की तलहटी पर रेत और पत्थरों के बीच पड़े हुए थे और पहले से भी छोटे लग रहे थे। मैंने उन्हें खींच कर बाहर निकाला। थोड़ी देर में हवा लगते ही वे होश में आ गए और मेरी मदद से मशीन समुद्र स्नान के लिए बनी लकड़ी की गाड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गए। जैसे ही वे थोड़ा संभले, उनके दिमाग की वही गलतफहमी लौट आई कि वे तैरना जानते हैं। दांत कटकटाते हुए बोले कि शायद उन्हें ऐंठन क्रैम्प आ गई होगी। पूरा ठीक होने के बाद जब वे मेरे साथ समुद्र किनारे खड़े हुए तो उनका असली इतालवी स्वभाव खुलकर सामने आ गया। वे जोर जोर से रोने लगे, मुझे गले लगाने लगे और कहने लगे कि अब उनकी ज़िंदगी मेरी है। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुझे कोई बड़ा एहसान लौटाने का मौका न मिल जाए। मैंने हंसी मजाक करके उन्हें समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, ताकि उनका भारी भरकम शुक्रिया कम हो सके। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, न तब और न बाद में, कि जल्दी ही उन्हें सचमुच मुझे मदद करने का मौका मिलेगा। वे तुरंत उस मौके को पकड़ेंगे और मेरी ज़िंदगी दिशा की बदल देंगे, इतनी कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पाऊंगा। उस शाम जब मैं माँ के घर के गेट पर पहुंचा और सामने प्रोफेसर पेस्का को देखा तो उनके चेहरे और अंदाज से ही समझ गया कि कुछ खास हुआ है। पर उस समय उनसे तुरंत कुछ पूछना बेकार था। वे दोनों हाथों से मुझे खींचते हुए अंदर ले गए और मुझे लगा कि वे मेरी आदत जानते हैं, इसीलिए यहाँ मिलने आए हैं और कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। हम दोनों धड़ाम से बैठक में घुस गए। माँ खिड़की के पास बैठी थी, हंस रही थी और पंखा झल रही थी। पेस्का माँ के खास पसंद थे। मेरी वजह से उन्होंने उन्हें हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना और उनकी अजीब हरकतों को भी बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरी बहन सारा उतनी सहज नहीं थी। वह पेस्का के अच्छे दिल को मानती थी, लेकिन उनकी बेपरवाह आदतें और दिखावे की परवाह न करना उसे अजीब लगता था। अक्सर वह माँ और पेस्का की नज़दीकी देखकर
हैरान हो जाती थी। उस शाम जब हम अंदर आए, माँ हंस रही थी, लेकिन सारा परेशान होकर टूटे हुए प्यालों के टुकड़े उठा रही थी। वो प्याला पेस्का के हाथ से ही गिर गया था। माँ ने कहा, वॉल्टर, अगर तुम थोड़ी देर और लगाते तो न जाने क्या होता। पेस्का बेचैनी में पागल हो गया था और जिज्ञासा से भी। सारा बड़बड़ाई, बहुत बुरा हुआ, पूरा सेट ही खराब हो गया। इस बीच पेस्का ने कमरे के कोने में एक बड़ी कुर्सी घसीटी और उसे ऐसे घुमाकर घुटनों के बल चढ़ गए जैसे कोई उपदेशक मंच पर खड़ा हो। फिर बोले, अब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त आ गया है। अब मैं अपनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। माँ मजाक में बोली, यार यार। सारा धीरे से बोली, अब ये कुर्सी भी तोड़ देंगे। पेस्का ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, याद है किसने मुझे समुद्र से डूबते हुए निकाला था? मेरे प्रिय वॉल्टर ने। मैंने तब कहा था कि मेरी जिंदगी अब उनकी है और जब तक मैं उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। और अब वो दिन आ गया है। आज मेरा सपना पूरा हुआ। राइट, ऑल राइट। पेस्का अक्सर अंग्रेजी के शब्दों को गड़बड़ाकर बोलते थे और उन्हें जोड़कर एक ही लंबे शब्द बना देते थे। उन्हें लगता था कि यही असली अंग्रेजी है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। मैं जिन बड़े बड़े घरों में इतालवी पढ़ाता हूँ, उनमें से एक बहुत ही शानदार घर पोर्टलैंड में है। वहाँ एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता है। माँ, 3 बेटियाँ, 2 बेटे और पिता, जो पहले तो स्मार्ट थे पर अब गंजे और मोटे हो गए। बेटियों को मैं दाते इतालवी कवि पढ़ाता हूँ, पर बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आता। आज मैं उन्हें पढ़ा रहा था, तभी उनके पिता, वो अमीर व्यापारी, अंदर आए, हाथ में एक चिट्ठी लेकर। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, ओ मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे दोस्त ने मुझे एक ड्राइंग मास्टर की सिफारिश करने से कहा, जो उनके गांव वाले घर में जाकर बच्चों को पढ़ाए। बेटियां बोली, ओ पापा, हमें तो कोई नहीं पता, लेकिन मिस्टर पेस्का है ना। इतना सुनते ही मैं उछल पड़ा। मैंने व्यापारी से कहा, सर, मेरे पास सबसे अच्छे ड्राइंग मास्टर है, आज ही उनकी सिफारिश कर दीजिए। व्यापारी ने पूछा, क्या वो अंग्रेज है? मैं बोला, हाँ, पूरी तरह अंग्रेज। क्या वो इज्जतदार है? मैं बोला, जी हाँ, उनके अंदर कला की आग है और उनके पिता भी कलाकार थे। व्यापारी बोला, जीनियस की जरूरत नहीं, बस अच्छा और सम्मानित होना चाहिए। क्या उनके पास सिफारिशी खत है? मैंने कहा, खत ढेर सारे हैं। फिर व्यापारी ने कहा, ठीक है, उनका नाम और पता लिखकर मुझे 2-3 खत भेज दो। मैं तुम्हें अपने दोस्त की शर्तों का नोट लिख देता हूँ। और वे लिखकर चले गए। बस उसी पल मुझे लगा मेरा सपना पूरा हुआ। अब मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त वॉल्टर के लिए बड़ा काम कर चुका हूँ। मैं इतना खुश हुआ कि मुझे कुछ और याद ही नहीं रहा, ना क्लास ना डिनर। अब देखो, मैं ये नोट लेकर यहाँ आ गया हूँ, जिंदगी से बड़ा, आग से गरम और राजा जैसा खुश। हा 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 हा। राइट, ऑल राइट। पेस्का ने कागज लहराया और अपनी अजीब अंग्रेजी शैली में जोर से खुशी मनाई। माँ तुरंत उठी। उनके चेहरे पर चमक और आंखों में आंसू थे। उन्होंने पेस्का का हाथ पकड़कर कहा, मेरे अच्छे पेस्का, मुझे पता था कि तुम वॉल्टर से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन आज मैं उस पर और भी ज्यादा यकीन करती। प्रोफेसर पेस्का का एहसान। सारा ने कहा, हम वॉल्टर के लिए प्रोफेसर पेस्का के बहुत आभारी है। इतना कहकर वह भी कुर्सी के पास जाने लगी, पर देखा कि पेस्का माँ के हाथों को बार बार चूम रहे थे। यह देखकर वह गंभीर हो गई और अपनी कुर्सी पर फिर बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये मेरी माँ के साथ इतना करीब हो रहे हैं तो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मैं पेस्का की नेक दिली को समझ रहा था, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थे। जब पेस्का माँ के हाथ छोड़ चुके और मैंने उन्हें शुक्रिया कहा, तब मैंने वह कागज मांगा जिसमें नौकरी की शर्तें लिखी थी।
पेस्का ने बड़े गर्व से वह कागज मुझे दिया और कहा, पढ़ो, ये सुनहरा मौका है। नौकरी की शर्तें। कागज में साफ लिखा था, मिस्टर फ्रेडरिक फेयरली, लिमरिज हाउस, कम्बरलैंड। 4 महीने के लिए एक अच्छे ड्राइंग मास्टर की तलाश है। मास्टर का काम होगा, पहला 2 युवतियों को वाटर कलर पेंटिंग सिखाना और दूसरा खाली समय में उनके पुराने चित्रों को ठीक करना। बदले में हफ्ते के 4 गिनी मिलेंगी, बहुत अच्छी रकम। रहने खाने की पूरी व्यवस्था होगी और उनके साथ एक सज्जन की तरह बर्ताव होगा। केवल वही लोग आवेदन करें जो अच्छे चरित्र और काम की गारंटी दिखा सके। घर वालों की प्रतिक्रिया। यह सच है, एक शानदार ऑफर था। काम आसान और सुखद था। वक्त भी सही था क्योंकि उस मौसम में मुझे लंदन में कम काम रहता था और पैसे बहुत अच्छे थे। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन इस नौकरी को लेने से हिचक रहा था। माँ ने कहा, वॉल्टर, तुम्हारे पिता को कभी ऐसा मौका नहीं मिला। सारा बोली, इतने बड़े लोगों से मिलना और वो भी बराबरी पर, ये तो गर्व की बात है। मैं बोला, हाँ, शर्तें अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। माँ और सारा दोनों हैरान रह गई। सोचने की क्या बात है? पेस्का ने भी कहा, क्या तुमने हमेशा से गांव की ताज़ा हवा की ख्वाहिश नहीं की? देखो, अब 4 महीने तक तुम्हें वही मिलेगा और ऊपर से हफ्ते के 4 गिनी, 2 सुंदर युवतियों की संगति, मुफ्त खाना पीना और पूरा सम्मान। फिर क्यों सोचते हो? मैं हैरान हूँ। आखिरकार माँ, सारा और पेस्का की भावनाओं को देखकर मैंने हामी भर दी। रवाना होने की तैयारी। उस शाम हम सब ने हंसी मजाक में मेरे भविष्य की बातें की। पेस्का थोड़ी शराब पीकर और भी मजाक करने लगे। उन्होंने टोस्ट उठाकर सबकी सेहत के लिए भाषण दिए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, वॉल्टर, यह मेरी जिंदगी का सपना था कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करूं। जाओ, कम्बरलैंड में सूरज की तरह चमको, किसी युवती से शादी करो, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो और याद रखना कि पेस्का ने सीढ़ी का पहला पायदान तुम्हें दिया। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात का अजीब अनुभव। मैंने माँ और सारा से देर रात विदा ली और लंदन लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और चांदनी से भरा था। मैं गांव के रास्तों से होकर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। एक औरत पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में अकेली खड़ी थी। आधी रात को सुनसान रास्ते पर उसका अचानक यूं प्रकट होना मुझे हिला दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या ये रास्ता लंदन जाता है? वह बहुत ही घबराई हुई और उदास दिख रही थी। चेहरे पर कमजोरी पर आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा कि वह अकेली है, उसे मदद चाहिए, लेकिन चाहती थी कि मैं उसके कामों में दखल न दूं। मैंने वादा किया कि मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, बस मदद करूंगा। हम दोनों साथ साथ लंदन की ओर चले। उसने मुझसे अजीब सवाल पूछे। क्या मैं बड़े लोगों, खासकर बैरोनेट्स, किसी उपाधिकारी को जानता हूँ? जब मैंने कहा कि मैं सिर्फ ड्राइंग मास्टर हूँ, तो उसने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा है, आप पर भरोसा किया जा सकता है। बातों बातों में उसने लिमरिज हाउस का जिक्र किया। यही वह जगह थी जहाँ मुझे नौकरी मिलने वाली थी। मैं हैरान रह गया, पर इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, हम लंदन पहुँच गए। वह जल्दी से घोड़ा गाड़ी में बैठ गई और मुझे हाथ चूमकर धन्यवाद कहकर चली गई। अब सच सामने आता है। कुछ देर बाद मैंने देखा 2 आदमी एक पुलिस वाले से पूछ रहे थे, क्या आपने एक औरत को देखा है सफ़ेद कपड़ों में? पुलिस ने कहा, नहीं। तब उन्होंने बताया, वह हमारी पागल खाने से भागी हुई है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मैंने किसी बेगुनाह की
मदद की थी या सचमुच एक बीमार औरत को आज़ाद कर दिया था, मैं उलझन में पड़ गया। अब कम्बरलैंड की यात्रा। अगली सुबह मैं ट्रेन से कम्बरलैंड की ओर रवाना हुआ। रास्ते में थोड़ी दिक्कत हुई, देर से पहुंचा, पर रात में लिमरिज हाउस पहुंचा। वहां मेरा अच्छे से स्वागत हुआ और मुझे रहने का कमरा मिला। रात को सोते हुए मेरे मन में यही ख्याल था, क्या मैं अपने सपनों में उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को देखूंगा या फिर लिमरिज हाउस के लिए नए लोगों को। की खोली, सामने समुद्र खुशी से अपनी लहरें फैला रहा था और दूर स्कॉटलैंड की तटरेखा नीले नीले रंग में दिखाई दे रही थी। यह दृश्य मेरे लिए एकदम नया और चौंकाने वाला था। पिछले दिनों की लंदन की इमारतों और ईंट मिट्टी की दुनिया से यह दृश्य बहुत अलग था। ऐसा लगा जैसे मैं नई जिंदगी और नए विचारों में प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही परिस्थितियां जैसे बहुत समय पहले की घटनाएं लग रही थी। पेस्का द्वारा मुझे नौकरी दिलाने की अजीब व्यवस्था, माँ और बहन के साथ बिताया अलविदा वाला शाम और हैम्स्टेड से लौटते समय हुई मेरी रहस्यमय घटना, सब कुछ अब जैसे बहुत पुराने समय की बातें हो। हालांकि वाइट वुमन अभी भी मेरे मन में थी, लेकिन उसकी छवि अब फीकी और धुंधली लगने लगी थी। लगभग 9 बजे मैं घर के निचले तल पर गया। रात के सेवक ने मेरा मार्ग दिखाया और मुझे ब्रेकफास्ट रूम में ले गए। कमरे में प्रवेश करते ही मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी जो खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसकी काया की सुंदरता और सरलता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह लंबी थी पर अत्यधिक नहीं। उसकी कमर प्राकृतिक और सुंदर थी। जब उसने मेरी ओर मुड़कर देखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह वही युवती है, परंतु जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मैं थोड़ा चौंक गया। उसका चेहरा इतना सुंदर नहीं था जितना उसकी काया थी। उसका रंग थोड़ा गहरा था, ऊपर के ओठ पर हल्का सा बाल था, आंखें बड़ी और दृढ़ थी और उसके बाल गहरे काले। पर जब उसने मुस्कुराकर मुझसे बात की तो उसकी आवाज़ मधुर और आकर्षक थी। वह मुझे अपने बारे में बताने लगी। उसका नाम मेरियन हलकॉम था। उसकी बहन का नाम लॉरा फेयरली था। मेरियन खुद कहती है कि वह डार्क और सामान्य दिखती है, जबकि उसकी बहन सुंदर और नाजुक है। वह मेरे लिए पूरी तरह से ईमानदार और स्पष्ट रही। उसने मुझे अपने घर और परिवार की जानकारी दी और कहा कि मुझे घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके कला संबंधी कार्यों में शामिल होना होगा। बाद में मुझे मिस्टर फेयरली से मिलना पड़ा। वह एक कमज़ोर, नाजुक और रोगी व्यक्ति थे। उनका व्यवहार अजीब और अत्यधिक सावधान था और हर चीज़ में बहुत नाजुक थे। हालांकि उनकी जिज्ञासा कला और संग्रह में थी, लेकिन बातचीत करना उनके लिए कठिन था। इसके बाद मैं अपनी छोटी सी स्टूडियो में गया जो बहुत सुंदर और आरामदायक थी। वहाँ मैंने अपने काम के लिए ड्राइंग्स और अन्य सामग्री व्यवस्थित की। दोपहर के 2 बजे मुझे मेरियन और एक बुजुर्ग महिला मिसेस वेस्से के साथ लंच के लिए बुलाया गया। मिसेस वेस्से एक शांत, दयालु और विनम्र महिला थी। उनका जीवन बहुत ही धीमा और संतुलित था। लंच के बाद मेरियन मुझे अपनी बहन लॉरा फेयरली से मिलाने ले गई। वह एक सुंदर, सरल और कोमल युवती थी। उसका चेहरा हल्का भूरा, लगभग सुनहरा, बाल मुलायम और हवादार और आंखें नीली, बड़ी और शांत थी। उसकी आंखों में एक शुद्ध और सच्चा भाव झलक रहा था जो उसके पूरे व्यक्तित्व को निखार देता था। और फिर मिस हेलकॉम ने अपने सौतेले पिता के बारे में बताया कि उनकी तबीयत में थोड़ी गड़बड़ी रहती है। यह न तो उन्हें पता है और न ही डॉक्टरों को और न ही हमें। हम सब बस कहते हैं कि यह नर्वस प्रॉब्लम है, लेकिन असल में उसका मतलब कोई नहीं जानता। फिर भी मेरी सलाह है कि जब आप आज उनसे मिले हैं तो उनकी छोटी छोटी आदतों का ख्याल रखें। उनके सिक्कों, चित्रों और वाटर कलर पेंटिंग्स की संग्रह की तारीफ कीजिएगा।
फिर तो वे आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। सच कहूँ तो अगर आपको शांत देहाती जीवन पसंद है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी सुबह के नाश्ते से दोपहर तक आप मिस्टर फेयरली की ड्राइंग्स देखेंगे। दोपहर के बाद मैं और मिस फेयरली अपने स्केचबुक लेकर निकल पड़ते हैं और आपकी मदद से प्रकृति को गलत तरीके से उतारते हैं। ड्राइंग करना मेरी नहीं, मेरे बहन की पसंद है। मुझे तो लगता है औरतें ड्रॉ नहीं कर सकती। उनका मन बहुत चंचल होता है और उनकी नज़रें ध्यान नहीं लगा पाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन को अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके लिए पेंट और कागज़ खराब कर देती हूँ, उतने ही आराम से जितनी कोई और औरत इंग्लैंड में करती होगी। जहाँ तक शाम का सवाल है, मुझे लगता है हम उसे भी अच्छे से गुजार सकते हैं। मिस फेयरली बहुत अच्छा पियानो बजाती है। मेरी तो हालत यह है कि मैं एक सुर और दूसरे में फ़र्क तक नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपके साथ शतरंज, बैकगैमन, एकार्टे और बिलियर्ड्स भी खेल सकती हूँ। तो बताइए, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? क्या आप इस शांति और नियमित जीवन से संतुष्ट रहेंगे या फिर भीतर ही भीतर ऊब कर किसी बदलाव और रोमांच की तलाश करेंगे इस लिमरिज हाउस के शांत वातावरण में? वह अब तक इतनी हल्की फुल्की मजाकिया शैली में बोलती रही कि मेरे हिस्से में सिर्फ साधारण सी शिष्टाचार वाली बातें कहना ही बचा। लेकिन उनके अंतिम सवाल में आया एक शब्द रोमांच तो मुझे तुरंत उस रात की घटना याद दिला दी जब मैं पहली बार उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत से मिला था। तभी मुझे लगा कि इस अनजान औरत और श्रीमती फेयरली के बीच कोई ना कोई पुराना संबंध जरूर रहा होगा। अगर मैं दुनिया का सबसे बेचैन इंसान भी होता, मैंने कहा, तो भी अभी मुझे रोमांच की तलाश की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सच बताओ मिस हेलकॉम, इस घर पहुंचने से ठीक पिछली रात को मेरे साथ ऐसा रोमांचक अनुभव हुआ है कि उसकी हैरानी और उत्तेजना मुझे काफ़ी समय तक याद रहेगी, शायद पूरे कम्बरलैंड में रहने तक, और शायद उससे भी ज़्यादा। अरे सचमुच मिस्टर हार्टराइट, क्या आप मुझे वह किस्सा सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा, आपको सुनने का पूरा हक है। इस घटना में मुख्य व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी और शायद आगे भी अनजान ही रहे, लेकिन उसने आपकी स्वर्गीय माता श्रीमती फेयरली का नाम बड़े आभार और सम्मान से लिया। मेरी माँ का नाम लिया? यह सुनकर मैं बहुत उत्सुक हो गई हूँ। कृपया आगे बताइए। मैंने तुरंत ही उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत से मिलने की सारी बातें वैसे ही बताई जैसी घटी थी। मैंने उसके मुंह से श्रीमती फेयरली और लिमरिज हाउस के बारे में कहे गए शब्द भी ज्यों के त्यों दोहरा दिए। मिस हेलकॉम की चमकती दृढ़ नज़रें शुरू से अंत तक ध्यान से मेरी ओर देखती रही। उनके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी और आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन और कुछ नहीं। साफ था कि वे भी इस रहस्य को समझने में उतनी ही अनजान थी जितना मैं। क्या तुम्हें बिल्कुल यकीन है कि उसने मेरी माँ के बारे में वही शब्द कहे थे? उन्होंने पूछा। हाँ, पूरा यकीन है, मैंने जवाब दिया। जो भी हो, वह औरत कभी लिमरिज गांव के स्कूल में पढ़ी थी, जहाँ श्रीमती फेयरली ने उस पर विशेष दया और कृपा दिखाई थी। उसी के आभार में वह आज भी इस परिवार के लोगों से स्नेह रखती है। उसे यह भी मालूम था कि श्रीमती फेयरली और उनके पति अब नहीं रहे, और वह मिस फेयरली के बारे में ऐसे बोल रही थी जैसे वे दोनों बचपन में एक दूसरे को जानती रही हो। तुमने कहा था मेरे ख्याल से कि उसने यह मानने से इनकार कर दिया था कि वह यहीं की है। हाँ, उसने मुझे बताया कि वह हैम्पशायर से आई है, और तुम उसका नाम बिल्कुल भी नहीं जान पाए। बिल्कुल नहीं। बहुत अजीब है। मुझे लगता है मिस्टर हार्टराइट, तुमने ठीक ही किया है, उस गरीब औरत को आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे सामने उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वह स्वतंत्र रहने के लायक नहीं है। लेकिन काश तुम उसका नाम पता करने में थोड़ा और जिद्दी होते। अब हमें किसी न किसी तरह इस रहस्य को जरूर सुलझाना होगा। लेकिन काश ऐसा भी हो सकता है
कि अभी इस बारे में न तो मिस्टर फेयरली से कुछ कहना और न ही मेरे बहन से। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों भी मेरी तरह ही उस औरत के बारे में और उसके हमारे परिवार से जुड़े अतीत के बारे में बिल्कुल अनजान है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अलग अलग तरह का है। वो दोनों यानी कि मेरी बहन और मिस्टर फेयरली बहुत ही नाजुक और संवेदनशील स्वभाव के हैं। अगर हम उन्हें इस मामले में शामिल करेंगे तो एक बेचैन हो जाएगा और दूसरा डर जाएगा बिना किसी कारण के। इसीलिए उन्हें कुछ न बताना ही ठीक है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा से भरी हुई हूँ और अभी से पूरी ऊर्जा इसी काम में लगाऊंगी। जब मेरी माँ की दूसरी शादी के बाद वे यहाँ आई थी तो उन्होंने ही गांव का स्कूल शुरू करवाया था, जैसा कि अब तक चला आ रहा है। लेकिन पुराने शिक्षक अब सब मर चुके हैं, यहाँ कहीं और चले गए हैं, इसीलिए उस ओर से कोई जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इतना कहते ही हमें एक नौकर ने आकर टोका। वो मिस्टर फेयरली का संदेश लाया था कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। हॉल में इंतज़ार करो, मिस हेलकॉम ने झट से नौकर से कहा। मिस्टर हार्टराइट अभी आ रहे हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, मैं कह रही थी कि मेरी बहन और मेरे पास मेरी माँ के बहुत सारे पुराने पत्र हैं जो उन्होंने मेरे पिता और अपने पति मिस्टर फेयरली को लिखे थे। चूँकि और कोई रास्ता नहीं है जानकारी पाने का, तो मैं आज का समय उन्हीं चिट्ठियों को पढ़ने में लगाऊंगी। मिस्टर फेयरली को लंदन बहुत पसंद था और वे अक्सर वहाँ रहते थे। तब मेरी माँ उन्हें यहाँ के हालात के बारे में चिट्ठियों में लिखती थी। उन पत्रों में स्कूल का जिक्र भी खूब होता, जिसमें उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। दोपहर का खाना 2 बजे होता है मिस्टर हार्टराइट। तब मैं आपको अपनी बहन से मिलवाऊंगी और उसके बाद हम गाड़ी में घूमकर आपको यहाँ के सबसे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। वह अपनी हमेशा की तरह चंचलता और आत्मीयता से सिर हिलाकर कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मैं हॉल की ओर मुड़ा और नौकर के साथ ऊपर की मंजिल पर चल पड़ा। नौकर मुझे ऊपर ले गया और उस गलियारे में ले गया जहां मेरा शयन कक्ष पिछली रात वाला कमरा था। उसने उसके बगल का दरवाज़ा खोलकर कहा, मेरे मालिक का आदेश है कि मैं आपको आपका अपना बैठक कक्ष दिखाऊं और पूछूं कि क्या आपको यह जगह और इसकी रोशनी पसंद है। अगर मुझे यह कमरा पसंद ना आता तो इसका मतलब होता कि मैं बहुत ही नखरे वाला इंसान हूँ, क्योंकि सब कुछ वहाँ बहुत सुंदर था। बड़ी खिड़की से वही खूबसूरत दृश्य दिखता था जिसे मैंने सुबह अपने सोने वाले कमरे से देखा था। फर्नीचर बेहद शानदार और आरामदायक था। बीच की मेज पर रंगीन जिल्दों वाली किताबें, लिखने का सुंदर सामान और ताजे फूल रखे थे। खिड़की के पास दूसरी मेज पर वाटर कलर पेंटिंग बनाने के सारे साधन रखे थे और उसके साथ एक छोटा सा ईजल भी था जिसे मनचाहे समय पर खोला या बंद किया जा सकता था। दीवारें रंग बिरंगे कपड़े से ढकी हुई थी और फर्श पर मक्का, पीले और लाल रंग की भारतीय चटाई बिछी थी। यह अब तक का सबसे सुंदर और आरामदायक छोटा सा बैठक कक्ष था जिसे मैंने देखा था और मैं उसे देखकर सचमुच बहुत खुश हुआ। लेकिन नौकर बहुत सधा हुआ था। उसने मेरी खुशी ज़रा भी जाहिर नहीं होने दी। जब मैं तारीफ कर चुका तो उसने ठंडी सी विनम्रता से झुककर सलाम किया और चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया ताकि मैं फिर गलियारे में लौट आऊँ। हम मोड़ पर मुड़े, फिर एक लंबा गलियारा पार किया। उसके अंत में कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, एक छोटे से गोल हॉल को पार किया और आखिर में एक दरवाजे के सामने रुक गए जिस पर गहरे कपड़े की परत चढ़ी थी। नौकर ने वह दरवाज़ा खोला, फिर कुछ कदम चलकर दूसरा दरवाज़ा खोला। उसके पीछे हल्के हरे रेशमी पर्दे लगे थे। उसने उनमें से एक को धीरे से उठाया। मेरा नाम मिस्टर हार्टराइट, धीरे से कहा।
और फिर मुझे वहीं छोड़कर चला गया। अब मैं खुद को एक बड़े और ऊंचे कमरे में पाया। छत पर शानदार नक्काशी थी और फर्श पर इतना मोटा और मुलायम कालीन बिछा था कि पांव रखने पर मखमल जैसा एहसास होता था। कमरे में एक और सुंदर लकड़ी से बनी एक लंबी किताबों की अलमारी थी जिसकी ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा थी। उसके ऊपर बराबर दूरी पर संगमरमर की छोटी छोटी मूर्तियां रखी थी। दूसरी ओर 2 प्राचीन अलमारियां थी और उनके बीच दीवार पर कांच से ढकी हुई एक पेंटिंग टंगी थी, वर्जिन एंड चाइल्ड, जिसके नीचे सुनहरे फ्रेम पर राफेल का नाम लिखा था। दरवाजे के अंदर खड़े होकर मेरी दाएं बाएं नजर गई तो वहां छोटी छोटी मेजें और शोकेस रखे थे जिन पर नाजुक कारीगरी की सजावट और छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। किसी आदमी की शक्ल सूरत जब वह अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर हो और 40 साल से ऊपर का हो, अगर उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाने का जरिया माना जाए, जो कि काफी संदिग्ध है, तो जब मैंने मिस्टर फेयरली को देखा उनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच समझी जा सकती थी। उनका बिना दाढ़ी वाला चेहरा पतला, थका हुआ और बेहद पीला था, लेकिन झुर्रियों से रहित, नाक ऊंची और मुड़ी हुई थी, आंखें फीके नीले भूरे रंग की, बड़ी और बाहर की ओर निकली हुई और पलकों के किनारों पर लालिमा लिए थी। उनके बाल कम थे, मुलायम दिखाई देते थे और हल्के भूरे सुनहरे रंग के थे, जो सबसे देर से सफ़ेद होते हैं। उन्होंने गहरे रंग का फ्रॉक कोट पहना था जो कपड़े से पतले किसी और मुलायम कपड़े का बना था। उनकी बनियान और पैंट बिल्कुल सफ़ेद थी। पाँव बहुत छोटे और नाजुक थे जिन पर हल्के पीले रेशमी मोजे और छोटे से औरतों जैसे कांस्य चमड़े के जूते थे। उनकी गोरी और नाजुक उंगलियों में 2 अंगूठियां थीं जिनकी कीमत मेरी अनाड़ी नज़र से भी अनमोल समझ में आ रही थी। कुल मिलाकर उनका रूप बहुत ही कमज़ोर, चिड़चिड़ा, ज़्यादा नाजुक और अस्वाभाविक रूप से महीन दिखता था। ऐसा रूप किसी पुरुष पर जो अजीब लगता ही था, लेकिन अगर किसी औरत पे होता तो और भी अप्राकृतिक लगता। सुबह मिस हेलकॉम से मिलकर मेरा मन घर के हर व्यक्ति के प्रति अच्छा भाव रखने लगा था, लेकिन मिस्टर फेयरली को पहली बार देखकर मेरी सहानुभूति तुरंत बंद हो गई। पास जाने पर मैंने देखा कि वे पूरी तरह खाली नहीं थे जैसा मुझे पहले लगा था। उनके पास एक बड़ी गोल मेज पर, जहां और भी कई कीमती और सुंदर चीजें रखी थी, एक छोटी सी आबनूस और चांदी की बनी अलमारी रखी थी जिसमें अलग अलग आकार प्रकार के सिक्के थे। यह सिक्के बैंगनी मखमल से सजे छोटे छोटे खानेदार दराजों में रखे थे। उन दराजों में से एक बाहर निकला हुआ था और मेज पर पड़ा था। उनकी कुर्सी से लगी छोटी सी मेज पर एक दराज रखा हुआ था। उनके पास कुछ छोटे छोटे सुनार के ब्रश, एक धोने वाला चमड़े का टुकड़ा और एक बोतल तरल रखी थी। ये सब सिक्कों पर लगी किसी और भी गंदगी या धूल हटाने के लिए थे। उनके कमजोर सफेद हाथ ढीले ढाले से किसी चीज से खेल रहे थे जो मेरी अनजान नजरों में एक गंदी टूटी फूटी सी पीतल की पदक जैसी लग रही थी। मैं सम्मानपूर्वक उनकी कुर्सी के पास पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। लिम्ब्रिज में आपका स्वागत है मिस्टर हार्टराइट, उसने एक करकरी और नींद भरी सी आवाज में कहा, जिसमें ऊंचा और बेसुरा सुर था। कृपया बैठ जाइए और कुर्सी मत खिसकाइएगा। मेरी नसों को तकलीफ न दीजिएगा। मेरी नसों की हालत इतनी खराब है कि किसी भी तरह की हलचल मुझे बहुत दर्द देती है। क्या आपने अपना स्टूडियो देख लिया है? क्या वह ठीक है? हाँ, मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ मिस्टर फेयरली, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अभी अभी वहीं से आया हूँ। उसने मुझे बीच वाक्य में ही रोक दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। मैं हैरान रह गया। फिर उसने अपनी करकरी आवाज़ में समझाया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या आप थोड़ी धीमी आवाज़ में बोल सकते हो? मेरी नसों में इतनी बुरी हालत है कि तेज़ आवाज़ मेरे लिए असहनीय यातना है। कृपया एक बीमार को माफ़ कर दीजिएगा।
मैं तो वही कहता हूँ जो मेरी तबीयत मुझे सबको कहने पर मजबूर करती है। हाँ, तो आपको सच में वह कमरा पसंद आया? वह कमरा मुझे बहुत सुंदर और आरामदायक लगा, मैंने धीरे बोलते हुए उत्तर दिया। अब मुझे समझ आने लगा था कि मिस्टर फेयरली की बीमारी और उनका स्वार्थी दिखावा दोनों एक ही बात है। बहुत अच्छा, आपको यहाँ आपका दर्जा ठीक तरह से मिलेगा। इस घर में कलाकार की सामाजिक स्थिति को लेकर अंग्रेजों वाली बर्बर सोच है। मैंने अपना शुरुआती जीवन ज़्यादातर विदेश में बिताया है, इसलिए मैंने इस मामले में अंग्रेजियत की खाल उतार दी है। काश मैं यह बात आसपास के जेंट्री ऊंचे लोगों को इस बारे में बता सकता। जेंट्री ये शब्द मुझे पसंद नहीं, पर मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। तो चकित हो जाते पर उन्होंने सम्राट चार्ल्स पंचम को टाइटियन का ब्रश उठाकर देते हुए देखा होता। क्या आप कृपया इस सिक्कों को ट्रे को वापस अलमारी में रख देंगे और अगली ट्रे मुझे दे देंगे? मेरे नसों की इतनी खराब हालत है कि किसी भी तरह का परिश्रम मेरे लिए असहनीय है। हाँ, धन्यवाद। उसके अभी अभी कहे गए उदार सामाजिक विचार पर उसका यह ठंडा सा अनुरोध मुझे थोड़ा मजाकिया लगा। फिर भी मैंने पूरी शिष्टता से एक दराज वापस रखी और दूसरी उसे थमा दी। उसने तुरंत नए सिक्कों और छोटे ब्रश से खेलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्हें देखते हुए और उनकी तारीफ करते हुए। 1000 बार धन्यवाद और 1000 बार माफ़ी। क्या आपको सिक्के पसंद है? बहुत अच्छा। हमें कला के साथ साथ एक और चीज़ में भी समान रुचि है। अब हमारे बीच पैसों की व्यवस्था के बारे में कृपया बताइए, क्या वे संतोषजनक है? बहुत संतोषजनक मिस्टर फेयरली। बहुत अच्छा। और अब क्या? हाँ, याद आया, आपकी कला के लाभ मुझे देने के बदले में जो राशि देने का प्रबंध किया गया है, उसके बारे में मेरा मुंशी पहले हफ्ते के अंत में आपसे मिलने आएगा और आपकी इच्छा जान लेगा। और अब क्या? अजीब है, मुझे और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन लगता है सब भूल गया हूँ। क्या आप कृपया वह घंटी बजा देंगे? हाँ, वही कोने में। धन्यवाद। मैंने घंटी बजाई और एक नया नौकर चुपचाप कमरे में आया। विदेशी, चेहरे पे स्थायी मुस्कान और पूरी तरह संवारे हुए बाल, पूरी तरह से एक वले यानी कि निजी सेवक। लुई, मिस्टर फेयरली ने सिक्कों की सफाई वाले छोटे ब्रश से अपनी उंगलियों की नोक धीरे धीरे झाड़ते हुए कहा, आज सुबह मैंने अपनी छोटी डायरी यानी कि टैबलेट्स में कुछ नोटें लिखी है। मेरी डायरी ढूंढ लाओ। 1000 माफ़ी मिस्टर हार्टराइट, मुझे डर है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ। उसने थकी हुई आंखें फिर से बंद कर ली, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, और सचमुच वह मुझे बोर कर रहा था। इसलिए मैं चुप रहा और राइफल की बनाई मैडोना और चाइल्ड पेंटिंग को देखने लगा। इस बीच नौकर कमरे से बाहर गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटा हाथी दांत का बुक लेकर लौट आया। मिस्टर फेयरली ने एक हल्की सी सांस लेकर राहत पाई, फिर एक हाथ से किताब खोल दी और दूसरे हाथ में छोटा ब्रश उठाकर नौकर को इशारा किया कि वह आगे के आदेश का इंतजार करे। हाँ बिल्कुल, मिस्टर फेयरली ने अपनी डायरी देखते हुए कहा। वह पोर्टफोलियो उठा लो। उसने खिड़की के पास रखे कई पोर्टफोलियो की ओर इशारा किया जो महोगनी स्टैंड पर रखे थे। नहीं नहीं, हरे कवर वाला मत उठाना, उसमें मेरे रेम्ब्रांड की नक्काशियाँ हैं। मिस्टर हार्टराइट, क्या आपको नक्काशी पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा। हमें एक और चीज़ में समान रुचि है, लाल कवर वाला पोर्टफोलियो। लुई, ध्यान से, अगर तुमने वो गिरा दिया तो मुझे कैसी भयानक यातना होगी, इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं। क्या वह कुर्सी पर ठीक से रखा है? आपको लगता है कि वह सुरक्षित है मिस्टर हार्टराइट? हाँ, बहुत अच्छा। क्या आप कृपया चित्र देख लेंगे अगर आपको लगता है कि वह सचमुच सुरक्षित है? लुई, जाओ यहाँ से। कितने मूर्ख हो तुम! क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं ये डायरी हाथ में पकड़े हुए हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन्हें पकड़कर खड़ा रहना अच्छा लग रहा है? तो फिर बिना कहे
इन्हें क्यों नहीं ले लेते? हजार माफ़ी मिस्टर हार्टराइट, नौकर सच में गधे होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप बताइए, आपको इन चित्रों के बारे में क्या लगता है? ये नीलामी से लाए गए हैं, बहुत बुरी हालत में। पिछली बार जब मैंने इन्हें देखा तो लगा जैसे इनमें उन घटिया सौदागरों और बिचौलियों की गंदी उंगलियों की बदबू थी। क्या आप इन्हें ठीक करने का काम संभाल सकते हैं? ये नसें इतनी नाजुक नहीं थी कि मैं वह गंध महसूस कर पाता जो मिस्टर फेयरली को खल रही थी, लेकिन मेरा स्वाद इतना तो परखा हुआ था कि मैं इन चित्रों का महत्व समझ सका। जब मैं उन्हें पलट पलट कर देख रहा था, वे ज़्यादातर सचमुच इंग्लिश वाटर कलर कला की बेहतरीन मिसाल थे। उनके पिछले मालिक ने उन्हें जैसे लापरवाही से रखा था, वे उससे कहीं बेहतर देखभाल के लायक थे। ये चित्र, मैंने कहा, सावधानी से खींचकर और अच्छी तरह माउंट करने की इजाज़त से लेनी चाहिए, और मेरी राय में ये पूरी तरह योग्य है। माफ़ कीजिए, मिस्टर फेयरली ने बीच में ही टोका। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपकी बात सुनते सुनते आंखें बंद कर लूं? रोशनी भी मेरी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि ये चित्र पूरी मेहनत और समय के योग्य है। मिस्टर फेयरली ने अचानक फिर से आंखें खोल दी और खिड़की की ओर असहाय घबराहट से देखने लगे। माफ़ कीजिए मिस्टर हार्टराइट, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन क्या मैं अपने निजी बगीचे में नीचे कुछ भयानक बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया मिस्टर फेयरली, मैंने उत्तर दिया। फिर मिस्टर फेयरली ने कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। आप मेरी कमज़ोर नसों का अब तक बहुत ख्याल रखते आए हैं। कृपया जरा पर्दे का एक कोना उठाइए, लेकिन ध्यान रहे सूरज की रोशनी मुझ पर न आने पाए। मिस्टर हार्टराइट, क्या आपने पर्दा उठाया? हाँ, तो क्या आप कृपया बगीचे में देखेंगे और पूरा यकीन कर लेंगे? मैंने उनका यह नया आग्रह मान लिया। बगीचा चारों तरफ ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। किसी भी तरह का इंसान, छोटा हो या बड़ा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने यह सुकून भरी बात मिस्टर फेयरली को बता दी। हजार धन्यवाद, शायद यह मेरा वहम था। घर में तो शुक्र है बच्चे नहीं है, लेकिन नौकर जो नसों के बिना पैदा हुए लगते हैं, गांव के बच्चों को यहाँ आने देते हैं। कितने बदमाश बच्चे! ओह पर ईश्वर, कितने बदमाश! क्या मैं सच बता दूं मिस्टर हार्टराइट, मुझे सचमुच बच्चों की बनावट में सुधार चाहिए। लगता है प्रकृति का एकमात्र मकसद बच्चों को लगातार शोर मचाने की मशीन बनाना है। लेकिन क्या हमारा प्यारा रफाएलो का चित्रण उससे कहीं बेहतर नहीं? उन्होंने मैडोना की पेंटिंग की ओर इशारा किया, जिसके ऊपर के हिस्से में इटालियन कला के परंपरागत शिशु स्वरूप बने हुए थे, जिनकी ठुड्डी बादल जैसे गद्दों पर टिकी थी। क्या ही आदर्श परिवार है! मिस्टर फेयरली ने उन शिशु चित्रों को देखकर व्यंग भरी मुस्कान से कहा, इतने प्यारे गोल मटोल चेहरे, इतनी मुलायम पंख, और कुछ नहीं, न गंदे छोटे छोटे पैर दौड़ने के लिए, न शोर मचाने वाले फेफड़े। वर्तमान बच्चों की तुलना में कितने श्रेष्ठ। अब मैं फिर से आंखें बंद कर लूं, अगर आप अनुमति दें, और आप सचमुच इन चित्रों का काम संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा। और कोई बात निपटानी है? अगर है भी तो लगता है मैं भूल गया हूँ। क्या हम फिर से लुई को बुलाएं? अब तक मैं भी उतना ही बेचैन था जितना कि मिस्टर फेयरली, ताकि यह मुलाकात जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि नौकर को बुलाने की ज़रूरत ही न पड़े और मैं खुद ही बाकी की बात छोड़ दूँ। मिस्टर फेयरली, अब सिर्फ एक बात रह गई है, मैंने कहा, और वह है ड्राइंग, यानी कि स्केचिंग की शिक्षा, जो मुझे दोनों युवतियों को देनी है। ओहो हाँ, बिल्कुल सही, मिस्टर फेयरली ने कहा। काश मैं इतना मजबूत महसूस करता कि। फिर मिस्टर फेयरली ने आगे कहा, लेकिन मैं उस हिस्से में नहीं जा सकता। जिन महिलाओं को आपकी सेवाओं से लाभ मिलेगा मिस्टर हार्टराइट, वे खुद ही यह तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। मेरी भतीजी को आपकी प्यारी कला बहुत पसंद है। उसे इतना ज्ञान है कि वह अपनी कमियों को पहचान सके। कृपया उस पर विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, और कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ गए हैं, है ना? मुझे कोई हक नहीं
कि मैं आपको आपके सुखद काम से और देर तक रोकूं। सब कुछ तय हो जाना कितना सुखद है, काम निपट जाने से कितना सुकून मिलता है। क्या आप कृपया लुई को बुला देंगे ताकि वह यह पोर्टफोलियो आपके कमरे में पहुंचा दे। अगर आप अनुमति दें मिस्टर फेयरली, तो मैं इसे खुद ही वहां ले जाऊंगा। सचमुच? क्या आप इतने मजबूत हैं? कितना अच्छा है मजबूत होना। आपको पूरा विश्वास है कि आप इसे गिराएंगे नहीं। लिम्ब्रिज में आपका होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मिस्टर हार्टराइट। मैं इतना बीमार हूँ कि मुझे आपकी संगति का आनंद लेने की आशा भी कम ही है। क्या आप कृपया ध्यान रखेंगे कि दरवाजे जोर से न बंद हो और यह पोर्टफोलियो भी हाथ से न गिरे। धन्यवाद। पर्दों को धीरे से खींचिएगा, उनसे जरा सी भी आवाज़ मुझे चाकू की तरह चुभती है। हाँ, अलविदा। जब समुद्री हरे रंग के पर्दे बंद हो गए और दो मोटे कपड़े से ढके दरवाजे मेरे पीछे बंद हो गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए गोलाकार हॉल में रुक गया और चैन की गहरी सांस ली। यह ऐसा था जैसे गहरे पानी में गोता लगाने के बाद ऊपर आकर हवा मिल जाए। एक राहत, क्योंकि मैं अब मिस्टर फेयरली के कमरे से बाहर था। सुबह के लिए अपने सुंदर से छोटे स्टूडियो में आराम से बैठने के बाद मैंने सबसे पहला निश्चय किया कि अब मैं फिर कभी उस व्यक्ति के कमरों की ओर कदम नहीं बढ़ाऊंगा, सिवाय इसके कि वह स्वयं विशेष रूप से मुझे बुलाए। मिस्टर फेयरली से संबंधित अपने इस भविष्य के फैसले से संतुष्ट होकर मैं जल्दी ही अपना मन शांत कर सका, जिससे उनके घमंडी बर्ताव, बनावटी शिष्टाचार ने कुछ देर के लिए मुझे विचलित कर दिया था। सुबह के बाकी घंटे काफ़ी अच्छे से बीते। चित्रों को देखना, उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना, उनके फटे किनारों को काटना और उन्हें माउंट करने के लिए ज़रूरी तैयारी करना। शायद मुझे इससे ज़्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का खाना करीब आया, मैं बेचैन और अस्थिर हो गया और काम पर ध्यान नहीं लगा पाया, जबकि वह काम तो केवल साधारण हाथ से करने वाला ही था। 2 बजे मैं फिर नाश्ते के कमरे में नीचे गया, थोड़ी बेचैनी के साथ। इस हिस्से में लौटने को लेकर मेरी कुछ उम्मीदें जुड़ी थी। अब मेरी मिस फेयरली से मुलाकात नज़दीक थी, और अगर मिस हलकॉम की उनकी माँ के पत्रों में खोज वही परिणाम लेकर आई जो उसने सोचा था, तो अब द वुमन इन वाइट के रहस्य को सुलझाने का समय आ गया था। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मिस हलकॉम और एक वृद्ध महिला लंच की मेज पर बैठी थी। वृद्ध महिला जब मुझे उनसे मिलवाया गया तो मिस फेयरली की पूर्व शिक्षिका मिसेस वेसी साबित हुई। मेरी जीवंत सहेली ने नाश्ते की मेज पर उन्हें पहले संक्षेप में इस तरह बताया था कि वह सभी मुख्य गुणों की धनी है, परंतु कोई खास मायने नहीं रखती। मुझे उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए बस यह कहना है कि मिस हलकॉम का चित्रण पूरी तरह सही था। मिसेस वेसी शांति और महिला सौम्यता की मूर्ति प्रतीत होती थी। उनके गोल मटोल शांत चेहरे पर सुस्त मुस्कान में जीवन का शांत आनंद झलकता था। कुछ लोग जीवन में तेजी से भागते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे चलते। मिसेस वेसी जीवन में बस बैठती रही। घर में सुबह से शाम तक बैठती, बगीचे में बैठती, गलियारों की अनजानी खिड़कियों पर बैठती। जब उनके मित्र उन्हें टहलने ले जाने की कोशिश करते तो कैंप स्टूल पर बैठ जाती, किसी चीज़ को देखने, किसी चीज़ पर बातें करने या हाँ नहीं उत्तर देने से पहले भी बस बैठी रहती। हमेशा वही शांत मुस्कान, वही ध्यान से सिर घुमाने का तरीका, वही हाथों और बाहों की आरामदायक स्थिति। एक नम्र, विनम्र, अत्यंत शांत और हानि रहित वृद्ध महिला जो कभी यह संकेत नहीं देती कि वह वास्तव में अपनी जन्म घड़ी से अब तक जीवित रही है। प्रकृति इस दुनिया में इतना कुछ कहती है और इतने सारे जीवों को एक साथ पैदा करने में व्यस्त रहती है कि कभी कभी वह भुला भी देती है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। यही कारण है कि मेरा निजी विश्वास है कि जब मिसेस वेसी पैदा हुई उस समय प्रकृति पत्ता गोभी बना रही थी, और इसी कारण यह अच्छी महिला कुछ हद तक उस सब्जी व्यवस्था के परिणामों से प्रभावित हुई। अब मिसेस वेसी, मिस हेलकॉम ने कहा, जो अपनी तेज और सतर्क आंखों से साथ बैठी शांत वृद्ध महिला के मुकाबले और भी जीवंत और चौकस दिखाई दे रही थी। आप क्या लेगी? कटलेट? मिसेस वेसी ने अपनी गोदी जैसी उंगलियों को
मेज के किनारे पर रखकर शांत मुस्कान दी और कहा, हाँ प्रिय। वो क्या है? मिस्टर हार्टराइट के सामने उबला हुआ चिकन है ना? मुझे लगा कि आपको कटलेट से ज़्यादा उबला हुआ चिकन पसंद है, मिसेस वेस्सी। मिसेस वेस्सी ने अपनी उंगलियों को मेज के किनारों से हटाकर गोद में रख लिया, उबले चिकन की ओर ध्यान से सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रिय, ठीक है, लेकिन आज आप क्या लेगी? मिस्टर हार्टराइट, आपको चिकन दे या मैं आपको कटलेट दूं? मिसेस वेस्सी ने फिर से एक हाथ मेज के किनारे पर रखा, सुस्त तरीके से थोड़ी देर सोची और कहा, जैसा आप चाहिए प्रिय। हे ईश्वर, यह तो आपकी पसंद का सवाल है मेरी प्यारी महिला, मेरा नहीं। मान लीजिए आप दोनों में से थोड़ी थोड़ी ले, और मान लीजिए आप चिकन से शुरू करें, क्योंकि मिस्टर हार्टराइट बेचैनी से आपका काटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मिसेस वेस्सी ने दूसरा हाथ भी मेज के किनारे रख दिया। एक पल के लिए हल्का सा चमक उठी, फिर से शांत हो गई, आदरपूर्वक झुकी और कहा, जैसा आप कहे सर। वास्तव में कितनी नम्र, विनम्र, अत्यंत शांत, रहित वृद्ध महिला। लेकिन शायद अभी के लिए मिसेस वेस्सी के बारे में इतना ही काफ़ी है। इस पूरी अवधि में मिस फेयरली की कोई झलक नहीं मिली। हमने अपना लंच ख़त्म किया और वह भी अभी तक नहीं आई। मिस हेलकॉम, जिनकी तेज़ नज़र किसी बात को नहीं चूकती, ने मेरी बार बार दरवाजे की ओर देखने की आदत को नोटिस किया। मैं समझ गई मिस्टर हार्टराइट, उन्होंने कहा, आप सोच रहे हैं कि आपकी दूसरी शिष्य क्या कर रही है। वह नीचे गई थी और उसका सिर दर्द ठीक हो गया है, लेकिन उसे भूख पूरी तरह से वापस नहीं आई है कि वह हमारे साथ लंच कर सके। अगर आप मुझे जिम्मा देंगे तो मुझे लगता है कि मैं उसे कहीं ढूंढ सकती हूँ। वह पास रखे एक छाते को उठाकर लंबी खिड़की की ओर निकल गई, जो लॉन की ओर खुलती थी। यह कहना लगभग अनावश्यक है कि हमने मिसेस वेस्सी को अभी भी मेज पर बैठा छोड़ दिया, उनके गोदी जैसे हाथ अभी भी मेज के किनारे पर रखे हुए। ऐसा लगता था कि वह पूरे दोपहर इस स्थिति में बैठे रहेगी। जब हम लॉन पार कर रहे थे, मिस हेलकॉम ने मेरी ओर संकेत करते हुए देखा और सिर हिलाया। आपका वह रहस्यमय साहसिक अनुभव, उसने कहा, अभी भी अपने सही आधी रात के अंधकार में उलझा हुआ है। मैंने पूरा सुबह अपनी माँ के पत्र पढ़ने में बिताया और अभी तक कुछ खोज नहीं कर पाई। फिर भी निराश मत होइए मिस्टर हार्टराइट, यह सिर्फ जिज्ञासा का मामला है और आपके पास एक महिला मित्र है। ऐसे हालत में सफलता निश्चित है, चाहे जल्दी या देर से। पत्र खत्म नहीं हुए हैं, मेरे पास अभी 3 पैकेट बाकी है और आप निश्चिंत रहे कि मैं पूरी शाम इन्हीं पर बिताऊंगी। तो यह मेरी सुबह की एक उम्मीद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं सोचने लगा, क्या मेरी मिस फेयरली से मुलाकात मेरी सुबह से बनी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं? और मिस्टर फेयरली के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मिस हलकॉम ने पूछा, जब हम लॉन छोड़कर झाड़ी वाले रास्ते में मुड़े। क्या वह आज सुबह विशेष रूप से नर्वस थे? उत्तर देने के बारे में मत सोचिए मिस्टर हार्टराइट, सिर्फ यह सोचने की जरूरत पड़ना मेरे लिए पर्याप्त है। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ कि वह सचमुच नर्वस थे, और चूंकि मैं आपको भी उसी स्थिति में नहीं डालना चाहती, मैं तो कुछ नहीं पूछती। हम बात करते हुए एक घुमावदार रास्ते पर मुड़े और एक सुंदर लकड़ी का समर हाउस पहुंचे, जो मिनी स्विस शैली की तरह बना था। समर हाउस के कमरे में जब हम उसके दरवाजे पर चढ़ रहे थे, एक युवा महिला थी। वह एक देहाती मेज के पास खड़ी थी, पेड़ों के बीच से दिखाई देने वाले मैदान और पहाड़ी के दृश्य को देख रही थी और ध्यान भटकाते हुए अपने पास रखी एक छोटी स्केच बुक के पन्ने पलट रही थी। यह मिस फेयरली थी।